नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल ICSE स्पेशल जो है उसमें स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे क्लास 9 का, ठीक है। उसमें हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 का डिस्कशन कर चुके हैं वन शॉर्ट वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 में, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जो आपके सामने प्रदत्त है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ICSE बोर्ड से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगा, जो भी नोटिस वगैरह आएगा, आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। डोबेरेनियर ट्राइड रूल पढ़ना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ना है, मेंडलीव का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ग्रुप एंड पीरियड के बारे में जानना है, ठीक है। मतलब डोबेरेनियर ट्राइड रूल जानना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जानना है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जानना है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर के साथ जो हेनरी मोसले का एक्सपेरिमेंट है जहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है उसको समझना है, ठीक है। उसके लॉन्ग फॉर्म जो है कितना पीरियड होता है, कितना ग्रुप होता है, फिर अल्कली मेटल का स्पेशल रेफरेंस, फिर अल्कली अर्थ मेटल को समझेंगे, हेलोजन ग्रुप को समझेंगे और जीरो ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल का जरूरत नहीं पड़ा। तो देखिए पहले एलिमेंट क्या होता था, बटा था, इधर उधर जहां तहां। अब उसको अरेंज करने का काम दिया गया, ठीक है। अरेंज करने से क्या होता है, कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि आप सोचिए आपका बहुत सारा बुक एक जगह रखा हुआ है, लेकिन जैसे तैसे रखा हुआ है, तो आपको खोजने में बहुत दिक्कत होगा। यही यदि आपके पास अरेंज किया हुआ होगा तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि क्लासिफाई करने का क्या जरूरत पड़ा, क्या कारण था कि क्लासिफाई करना पड़ा। तो सबसे पहला समझने में आसानी होता है, स्टडी करने में। हम कोई भी प्रॉपर्टी को आसानी से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट के साथ रिलेशन भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब स्टार्टिंग में जो क्लासिफाई किया गया था लेवोजियर के द्वारा, वो क्लासिफाई किया गया था कि एलिमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एलिमेंट कितने तरह का होता है, दो तरह का। बोला कि मेटल होते हैं और नॉन मेटल होता है। मेटल किसको बोलते हैं, जो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। जो नहीं होता उसको नॉन मेटल बोलते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें डिमेरिट आ गया। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हो गया। किसका डिस्कवरी हुआ, मेटलॉइड्स का। तो जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गया। अब दूसरा साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है बेसिकली डोबेरेनियर। हम लोग इनका रूल को डोबेरेनियर ट्राइड रूल बोलते हैं। क्या बोले, ध्यान दीजिए। जैसे ए और बी और सी तीन यदि एलिमेंट है, इसलिए ट्राइड बोला गया, तीन एलिमेंट यूज किया। तो पहला एलिमेंट का यदि एटॉमिक मास x है और दूसरा का y, मतलब तीसरा का y है, तो बीच वाला का कहना है कि एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, x + y डिवाइडेड बाय 2। इसलिए यहाँ पर तीन बोला गया, ट्राइड के बारे में बात किया गया। तो सबसे पहले वही याद रखना है डेफिनेशन। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ए डोबेरेनियर ट्राइड वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट ऑफ दैट ट्राइड। बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहला और तीसरा का एवरेज होगा। इस पे बात करना, ठीक है। इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, अलग अलग तरह का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है हम लोग को। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम का मास होता है 7 और पोटेशियम का 39। तो पोटेशियम मतलब जो सोडियम है उसका कितना होना चाहिए, 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 आता है। एक्चुअली में सोडियम का 23 होता भी है। रूल वैलिड हो गया। रूल क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब ये रूल कहीं कहीं फेल भी हो जाता है यदि हम बात करते हैं तो। देखिए कहीं कहीं रूल फेल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सोच लीजिए, हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया और सोडियम ले लिया। हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 23 है। तो इसके अकॉर्डिंग लिथियम का 23 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, मतलब 24/2 मतलब 12। लिथियम का होता कितना है, 7। रेनियम क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है। देखिए किसका लिया है, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 187। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम और बेरियम इसका 40 है, इसका 137 है। इसका एवरेज निकालेंगे कितना है, देखिए 88.3। एक्चुअली में होता कितना है, 88। तो यहाँ पर भी ये रूल वैलिड है।
सेम इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लेते हैं तो लगभग में 81.25 और यहाँ 80, ये भी लगभग में ठीक है, चलता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ का वैलिड है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो उसको डिस्कार्ड करने का क्या था कि सब जगह वैलिड नहीं था। डोबेलिनियर फेल टू अरेंज ऑल द देन नॉन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, मतलब उस समय जितना भी एलिमेंट के बारे में हम लोग को पता था उसी को वो अरेंज नहीं करते। ठीक है, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली, सेम फैमिली में भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, डोबेलिनियर खत्म हो गया। अब अगले साइंटिस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ। इनको म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक रहता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट एंड लवर ऑफ म्यूजिक, न्यूलैंड्स। अभी क्या करते हैं, एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह मतलब म्यूजिक में होता है सा रे ग म प ध नी, फिर सा रे, मतलब 7 के बाद 8वां जो एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिपीट होने लगता है। इनके द्वारा भी वही कहा गया कि सा रे ग म प ध नी, तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ when elements are arranged by increasing atomic mass, the properties of every eighth element starting from any element are a repetition of properties of the starting element. स्टार्टिंग एलिमेंट से मैच करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब ये डिस्कवरी दिए थे तो उसमें नोबल गैस का डिस्कवरी, मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला गया था उसमें नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। नोबल गैस का यदि डिस्कवरी हो जाएगा तो इनका सारा जो थ्योरी है वो सब खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न में म्यूजिक में क्या बोलते हैं इसी को, डो रे मे फा सो ला टी। ठीक है, और ये 20 तक ही वैलिड था। कहाँ तक वैलिड था, 20 तक, याद रखना है। ठीक है, और उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक, आगे देखने का जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, देखिए हीलियम नहीं है। इसे उसी तरह फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं है। जैसे नियॉन रहता है सारा प्रॉपर्टीज फेल हो जाता है। और बोलेंगे हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसे मिला है, देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ से गिनिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, 7वां है। 8वां एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच करता है लगभग में। सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करता है, मैग्नीशियम का बेरिलियम से करता है, एल्युमिनियम का बोरॉन से करता है। तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता। ठीक है, तो ये किसके लिए अच्छा था, लाइटर एलिमेंट के लिए। पहले बोले 20 तक ही वैलिड था। इट रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, और एक अलग तरीका था। न्यूलैंड्स को ऑनर दिया गया था, मतलब सम्मान दिया था रॉयल सोसाइटी के द्वारा, डेवी मेडल दिया गया था इसी क्लासिफिकेशन में। तो इसका रीजन क्या था डिस्क्वालीफाई करने का, तो पहले बोल दिए कि कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के बाद ही वैलिड नहीं था। ठीक है, न्यूलैंड्स adjusted two element cobalt and nickel in the same slot. These were placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine. जहाँ फ्लोरीन, ब्रोमीन था वहीं पे रख दिया गया था। Iron, which resemble cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. यहाँ पे देखिए आयरन कहाँ है, यहाँ, और कोबाल्ट निकल कहाँ है, यहाँ, दोनों अलग अलग जगह पर है। ठीक है, अब आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो बहुत अच्छा से किया गया था। क्यों किया गया था इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो मेंडलीफ के द्वारा क्या किया गया, पहले टोटल 63 कार्ड लिखा गया, सारा प्रॉपर्टीज लिख दिया गया। सारा प्रॉपर्टीज एक साथ लिख देने पे 63 एलिमेंट को एक साथ देखने पर क्या होता है, पता चल जाता है कि इसका प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा है, उसके नीचे आसानी से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। मेंडलीफ का सबसे पहले याद रखना है कि किसके आधार पर बनाया गया था। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था वो बनाया गया था एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर सजाया गया था। तो सबसे पहले इस लॉ को याद रख लेना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का यहाँ से डेफिनेशन आता है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का। सिंपल वर्ड में सिंपली यदि हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में जिसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और पीरियड में, ठीक है, जिसे हम लोग सीरीज भी बोलते हैं यहाँ पर।
अब इसेंशियल फीचर क्या क्या है मेंडलीफ में ध्यान रखना है। इस तरह का जो रो है उसको बोला गया पीरियड, और इधर वाला को क्या बोला गया, कॉलम। उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में ध्यान देते हैं। टोटल 8 ग्रुप है, पहला से 7 को डिवाइड किया गया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। 8 में कोई भी सब ग्रुप नहीं है, उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बाद में जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो उसको 0 ग्रुप बना के एक अलग ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगा साफ साफ। 1 से लेकर 7 तक जो है सब में ए और बी बना हुआ है, सब में ए और बी। 8 उसी तरह से है, ए और बी नहीं। ठीक है, अब इसका क्या डिमेरिट था, देखिए एक पहला सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था मेंडलीफ वाला, तो क्या सर इसका कुछ डिमेरिट भी था? हाँ, कुछ डिमेरिट था इसका। क्या डिमेरिट था? जब इससे पूछा गया कि ये एटॉमिक मास के आधार पर है, तो ये बोला हाँ ठीक है एटॉमिक मास के आधार पर तो है। तो बोला गया कि आइसोटॉप्स को कहाँ रखेंगे, क्योंकि आइसोटॉप्स का मास अलग अलग होता है। तो इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। आपने अभी पढ़ा था चैप्टर 4 में कि आइसोटॉप्स जिसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसे पूछा गया कि इसका तो डिफरेंट हो गया, तो बताओ इसको कहाँ रखेंगे, तो इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं बता पाया। दूसरा, यदि ध्यान से देखें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक के आधार पर बनाया गया था। कोबाल्ट का देखिए कितना है 58.9, निकल का कितना है 58.7। जब इसे पूछा गया कि कोबाल्ट से पहले तो निकेल को होना चाहिए था, क्यों नहीं है, भी इसके पास आंसर नहीं था, लेकिन ये एग्जैक्ट सही लिखा हुआ था। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर दिखेगा टेलुरियम और आयोडीन में। आयोडीन पहले होना चाहिए था, एक प्रॉपर्टी मैच कर रहा था इसलिए वहां पे रखा था। ठीक है, एटॉमिक मास के आधार पर बनाया और जो ज्यादा है उसको पहले लिख दिया, जो कम है उसको बाद में लिखा। इसका जवाब इसके पास नहीं था। तो सर क्या इसका सिर्फ डिमेरिट भी था कि कुछ मेरिट भी था? कुछ मेरिट भी था। बहुत सारे एलिमेंट जिसके बारे में उसमें पता नहीं था, उसको ही खाली छोड़ दिया था, बोला था इसका प्रॉपर्टीज मिलेगा। जैसे गैलियम का प्रॉपर्टीज बोला था एल्युमिनियम के जैसा मिलेगा, और इसको बोला जाएगा एका एल्यूमिनियम। सेम इसी तरह सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज, सिलिकॉन को जस्ट नीचे जर्मेनियम है, जिसको बोला गया था एका सिलिकॉन, जो जर्मेनियम के जैसा होगा। ये एका एल्युमिनियम था और एका सिलिकॉन था। अब उसी के बारे में बात किया गया। मेरिट्स, एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रुप किया गया था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज का जो प्रिडिक्शन किया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का बहुत अच्छा से किया था, जैसे अभी समझे एका एल्यूमिनियम जो बाद में क्या बन गया था, गैलियम। एका सिलिकॉन जो बाद में क्या बन गया था, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम और ये गैलियम बन चुका था, उसके लिए जगह खाली छोड़ दिया था वो। Incorrect atomic mass corrected. He was able to correct the value of atomic mass of elements like gold and platinum by placing these elements strictly on the basis of similarity of their properties. इसका डिफेक्ट क्या था उसके बारे में बात करते हैं। आर्गन विद एटॉमिक मास 39.9 प्रीसीड पोटेशियम विद एटॉमिक मास 39.1। पहले आर्गन लिख दिया, बाद में पोटेशियम लिखा। पूछा क्या है, जिसके पास कोई आंसर नहीं था। सेम इसी तरह कोबाल्ट और निकेल के साथ था। ठीक है, टेलुरियम और आयोडीन के साथ भी यही था, इसके बारे में बात की। आइसोटॉप्स का पोजीशन नहीं बता पाया ये कहाँ पर होगा। कभी कभी जो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट था उसको एक जगह पर रख दिया। ठीक है, एलिमेंट सच एज कॉपर एंड सिल्वर बियर नो रिसेम्बलेंस टू अल्कली मेटल, जैसे लिथियम और सोडियम, लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट ग्रुप में ही रखा है। कुछ केमिकली सिमिलर एलिमेंट था उसको एक साथ ना रख के अलग अलग रख दिया, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम अलग अलग ग्रुप में रख दिया, प्रॉपर्टी सेम है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ होगा ये भी नहीं बता पाया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज जो लिथियम सोडियम है उससे भी मैच करता था, पोटेशियम से, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इससे भी मैच करता था। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। आगे हम लोग देखेंगे। अब बाद में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। एक्सरे का स्टडी किया, उसके थ्रू समझने की कोशिश किया, तो इसको पता चला कि एटॉमिक मास से जो अच्छा वैल्यू है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कोई भी चीज जो रिएक्ट करता है वो इसी के कारण रिएक्ट करता है। तो यहाँ से डेफिनेशन हम लोग का चेंज हो गया। हम लोग बोलने लगे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है
वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट क्यों था, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को बताता था, जितना प्रोटॉन होता था उतना ही क्या होता था उसके पास, इलेक्ट्रॉन भी होता था। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास था उससे रिप्लेस हो गया, इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर आने से ही बहुत सारा जो उसका डिमेरिट था वो ठीक हो गया। जैसे अब उससे कोई पूछा कि बता आइसोटॉप्स कहाँ रखेंगे, तो बोला एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, जहाँ पे एक एलिमेंट होगा वहीं पे दूसरा एलिमेंट भी होगा, बस आइसोटॉप्स का पोजीशन पता चल गया हमको। अगला जो एनोमलस पेयर था, जैसे आर्गन फिर पोटेशियम, आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में, तो बोला इसका कितना प्रोटॉन है, 18, इसका कितना है, 19, ठीक तो है। सेम इसी तरह कोबाल्ट और निकल के साथ हुआ, सेम इसी तरह टेलुरियम आयोडीन के साथ हुआ, मतलब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है वो एज इट इज सही हो गया। अब यहाँ से इस पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करते हैं और इस पीरियोडिक टेबल से ही सारा चीज हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास है हाइड्रोजन, फिर हम लोग के पास हीलियम। ये पहला पीरियड में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। अगला में है लिथियम जो 3 से स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट पे खत्म होता है नियोन 10 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कितना पीरियड है, 1 2, कितना पीरियड है, 2 3 4 5 6 7, टोटल पीरियड 7 है। ग्रुप कितना है, तो ग्रुप 8 आ रहा है, 1 2 3 इस तरह करके यहाँ तक लिखा हुआ है, टोटल 18 ग्रुप है। 1 से 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। 3 से 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, एलिमेंट्स। फिर 13 से 18 तक को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब एक एक करके सबका नाम है यदि हम बात करते हैं तो जो पहला ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। उसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप जो है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सेम उसी तरह इसको बोलते हैं ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसको चेल्कोजेन भी बोला जाता है। चेल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जितना भी और बनता है वो सब इसी से बनता है। अगला ग्रुप 17 इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे लास्ट में है नोबल गैस जो ग्रुप 18 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसी के बारे में यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है पीरियोडिक टेबल में। कुछ एलिमेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो सॉफ्ट मेटल्स है, इसका वैलेंसी 1 होता है, यूनिपॉजिटिव होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत जल्दी रिएक्टिव भी होता है और आसानी से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कलर आ जाता है इसमें जब इसको जलाते हैं तो हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NH बनेगा, ऑक्सीजन है तो Na2O बनेगा। बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ये +1 में है, -1 में, फिर इस क्रॉस होगा यहाँ पे तो NH बनेगा। सेम इसी तरह सोडियम का वैलेंसी +1 है मतलब 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है मतलब 2, तो यहाँ पे Na2O बनेगा। इसी तरह एक प्रॉपर्टीज मतलब इसके साथ जो बनेगा वो M2O बनेगा और MH। ठीक है, सेम यही प्रॉपर्टीज वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग पीरियड में और ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं। तो प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और जो फिनोमिना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिसिटी। तो इसका कारण क्या होता है, पीरियोडिसिटी चेंज होने का कारण क्या होता है, तो चेंज होने का कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, तो इसको याद रख लेना, 2 8 8 18 18 32, और ये 32 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो 2 है तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होगा,
फिर 8 है तो सबको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, फिर 18 है तो लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और जो इसको पीरियड 6 है इसको लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, इसमें 2 ही एलिमेंट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है और 2 तक जाता है। अब 2 खत्म हुआ तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट होगा 3, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, फिर ये कितना से स्टार्ट हो जाएगा 11 से, देखिए 8 जुटा यहाँ पे, फिर 8 जुटा, फिर यहाँ कितना जुटेगा 18, फिर कितना जुटेगा 18, फिर कितना जुटेगा 32, फिर एक तरह से जोड़ना चाहे तो 32 ऐड कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, और यहाँ 1 फिर 3, फिर कितना होगा, अब 8 स्टार्ट करना है, 11 फिर 19 फिर 18 37 होगा, फिर 32, इस तरह से ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या फीचर्स है, जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, पीरियड बोलते हैं, सबके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। 18 जो वर्टिकल कॉलम है मतलब 18 ग्रुप है, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, समझा चुके हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और जो डायग्राम था उसके थ्रू मैंने समझा दिया था। 7 हॉरिजॉन्टल रो था जिसको हम लोग पीरियड बोल रहे थे। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th हो गया। ग्रुप 3B, ग्रुप थर्ड 6 पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तब आगे आप जाइएगा 10th में फिर 11th में, तो हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। F ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, 89 से 103 इसको एक्टिनाइट्स बोलते हैं, और जो मतलब 58 से 71 तक, सॉरी में 58 से 71 होता है, और यहाँ 90 से 103 होता है। ठीक है, अब एलिमेंट का टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन और इनर गैस या नोबल गैस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको किसको बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि अल्कली बनाता है वाटर, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स नहीं है। ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, वीकर अल्कली बनाता है, इसके कंपेरिजन में 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हेलोजेंस क्योंकि सॉल्ट फॉर्मर होता है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसमें मेटल्स भी होता है और नॉन मेटल्स भी होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर घट रहा होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ रहा होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो 1 और 2 में है। नॉन मेटल विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 16 एंड 17 पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ हैवियर एलिमेंट्स भी है जैसे टीन, लेड, सबका वैलेंसी अलग अलग होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, जो ग्रुप 3 से 12 तक पाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये सब मेटल्स जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, कैटलिस्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका जो साइज होता है वो लगभग मैग जैसा होता है, वेरियल वैलेंसी होता है, इसलिए इसको यूज किया जा सकता है। वेरियल वैलेंसी शो करता है, बहुत सारा कलर्ड कंपाउंड भी बनाता है, और कलर्ड आयन के तौर पे भी पाया जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसमें 6 और 7 पीरियड में पाया जाता है, और ग्रुप 3 में पाया जाता है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। हैवी मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कलर्ड आयंस बनाता है, बहुत सारा रेडियो एक्टिव होता है एक्टिनाइड्स में। यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे नेचर में नहीं पाया जाता, उसको लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। नोबल गैस जो 0 ग्रुप में है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़कर बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये सब हो गया इसका प्रॉपर्टी। ब्रिज एलिमेंट ये सब आपसे नहीं पूछेगा। टिपिकल एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या मेरिट्स है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और यही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। आइसोटॉप्स का पोजीशन पता चल चुका है हम लोग को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर है।
प्रॉपर्टी चेंज होता है, पीरियड में जाओ या ग्रुप में जाओ तो। और इसको ज़्यादा आसान है याद करना, इसको ज़्यादा आसान क्या है, याद करना, याद रखना है। ठीक है, अब डिफेक्ट क्या क्या था, अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं था क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मिलता है, अल्कली मेटल से भी मिलता है और हेलोजन से भी मिलता है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स और जो एक्टिनॉइड्स था जिसको अलग करके बनाया गया था उसको मेन पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं कर पाया। अब ध्यान देना है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है ग्रुप में। नंबर ऑफ सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उतना ही, मतलब जितना सेल होता है उतना ही इसका पीरियड हो जाता है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड में होगा, यहाँ पे 3 सेल है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे थर्ड सेल में होगा, सेम इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ में हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो जितना सेल होगा उतना ही उसका पीरियड होगा। फिर वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी पता कर सकते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगा। लेकिन जैसे 4 से स्टार्ट होगा तो अब यहाँ से 4 का 4 हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, लेकिन जैसे 5 में जाएंगे 5 का कितना होने लगेगा वैलेंसी 3, 6 का कितना होगा 2, 7 का कितना होगा 1, 8 का कितना होगा 0। कितना बार सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज का डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज बात किया गया है कि अल्कली मेटल के बारे में बात किया गया है। तो जैसे जैसे हम लोग लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सीजियम, लिथियम ली ना का रबर कैसे फरा, याद रखने के लिए। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होता है, घटता है। ये नॉन मेटल में हो रहा है और ये मेटल में हो रहा है, मेटल में बढ़ता है, नॉन मेटल में घटता है। तो एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। अब सोचिए सेल बढ़ रहा है, इसमें 2 सेल था, इसमें 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये जो सर्कुलर पाथ था वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ने का कारण क्या है, सेल बढ़ रहा है, याद रखना है, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मेटालिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये नॉन मेटल था, ये दोनों मेटलॉइड्स हो गए और बिस्मथ जो है वो मेटल हो गया। ठीक है, अब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है उसके पास जो कैरेक्टर होता है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है। और जो मेटलॉइड्स होता है एक तरह से मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। आर्सेनिक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ये दोनों नाइट्रोजन, फास्फोरस एसिडिक और बिस्मथ, और एंटीमनी वाला बेसिक कैरेक्टर शो करने लगता है। ठीक है, अब पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए लेफ्ट टू राइट यदि हम लोग जाते हैं तो पीरियड सेम होता है। ठीक है, पीरियड सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल बात कर चुके हैं, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 6। अब उसी के आधार पर वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। पहले वैलेंसी 1 2 3 4 होगा, फिर 3 2 1 होगा, घटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसका वैलेंसी 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 5 6 7, इस तरह से चेंज होते रहता है। एटम का साइज बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। घटने का कारण क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहा था, लेकिन प्रोटॉन सेल नहीं बढ़ रहा था, तो सेल नहीं बढ़ रहा तो प्रोटॉन क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज न्यूक्लियर पूल विच डिक्रीजेस द साइज, ये याद रखना है सिंपली कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, प्रोटॉन बढ़ने से जो पूल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज घट जाता है। ठीक है,
अब रिएक्टिविटी का बात किया जा रहा है, तो रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा 14 तक, फिर इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, पहले मेटल था, फिर मेटलॉइड्स था, फिर नॉन मेटल हो गया। अब एलिमेंट्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो यदि मेटल हुआ तो बेसिक नेचर का होगा। फिर यदि बीच में यदि हम बात करते हैं तो मेटलॉइड वाला प्रॉपर्टी आने लगेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाएगा और लास्ट में एसिडिक ऑक्साइड आ जाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक एक करके सारा ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीन। फर्स्ट ए में है, तो इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कारण समझिए। वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है जो स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कली का मतलब ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, साथ साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम गौर करेंगे तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में सबके पास। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। नेचर में सॉफ्ट होता है, इसको आसानी से नाइफ से काट सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। बॉन्डिंग का बात करते हैं तो आयनिक नेचर का होता है, कुछ लिथियम का सॉल्ट को छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही बोला, दे रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन एयर। इसका रिएक्टिव नेचर के कारण जो पहला जो एलिमेंट है उस सबको केरोसिन में डाल के रखते हैं ताकि रिएक्ट ना करे। ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आएंगे रिएक्टिविटी और क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा। वाटर के साथ यदि हम बात करते हैं तो वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली मतलब एनर्जी रिलीज होता है यदि हम बात करते हैं तो, और आग पकड़ लेगा यदि हम बात करते हैं। सेम इसी तरह एसिड के साथ होता है। एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। यूनिक पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जब इसको कट करते हैं तो सिल्वरी वाइट कलर का होता है, लेकिन तुरंत ही डल हो जाएगा क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट कर ले रहा है। इसमें कलर आ जाता है, जैसे लिथियम है तो क्रिम्सन रेड, सोडियम है तो गोल्डन येलो, पोटेशियम है तो लाइलैक। अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस करके ही मिल सकता है। मोल्टन सॉल्ट का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तभी मिलेगा। ग्रुप 2 है अल्कली अर्थ मेटल। तो इसमें कौन कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है। BMG का सर 12, बेरियम और रेडियम, ठीक है। सेकेंड एम में पाया जाता है, इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, याद रखना है। पेरोक्साइड अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड देयर हाइड्रोक्साइड और वीक अल्कली। इस सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी रिएक्टिव होता है लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होता है। हेंस दे डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। इसका नेचर का बात करते हैं तो ग्रेइश वाइट इन कलर होता है और अल्कली मेटल से हार्ड होता है। बॉन्डिंग का बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे बेरिलियम। एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कली से कम रिएक्टिव होगा, लेकिन रिएक्टिव तो ये भी होगा। इसका भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सेम टू यूनिक पॉजिटिव बना रहा था, डाई पॉजिटिव। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, लेकिन अल्कली मेटल से ज़्यादा होगा। अल्कली मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम को यदि हम छोड़ दें तो जितना भी अल्कली मेटल्स होता है सब में कलर होता है। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन। कलर नहीं पूछेगा, ध्यान रखना है आपसे। इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। सेम इसी तरह हेलोजन है। हेलोजन में कौन कौन है, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जो सॉल्ट फॉर्मल होता है उसी को हेलोजन बोलते हैं। कौन कौन है इसमें, ध्यान रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। लेकिन मेनली हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा।
ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल से ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, घटता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो फ्लोरीन होगा और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा, आयोडीन होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो देखिए मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाएंगे, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है और आयोडीन सॉलिड हो जाता है। देखिए एस्टेटाइन के बारे में बोले थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते हम लोग। एस्टेटाइन इज हाईली रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट। कलर का बात करते हैं तो कलर तो पाया जाता है इसमें, फ्लोरीन पेल येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन वॉयलेट होता है। ठीक है, अब आगे इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो इसका नेचर सब पॉइजनस होता है, जितना भी है ऑल पॉइजनस एंड हैव ए सिमिलर स्ट्रॉन्ग पंजेंट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसमें भी बहुत खराब होता है, एटोमिसिटी 2 होता है, मतलब 2 एटम एक साथ एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। किताब का वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, जैसे HCl, HBr, HI हैलाइड बनाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। The halogen themselves can react directly with metal to form metal halide, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड नेगेटिव आयन बनाता है, F- फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब है सबसे लास्ट जो जीरो ग्रुप है या फिर नोबल गैस है। इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो जब मेंडलीव बना रहा था पीरियोडिक टेबल उस समय नहीं था, लेकिन बाद में जीरो ग्रुप बोल के इसको ऐड कर दिया गया क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, हीलियम सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, बाद में विलियम रैम्से ये सबको डिस्कवर करते हैं, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिलता है। बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आ जाता है। पहले इनर्ट गैस बोला गया, बाद में देखा गया कि जेनॉन और क्रिप्टॉन का कुछ कंपाउंड पाया जाता है तो इनका नाम चेंज हो गया, नोबेल गैस हो गया। हीलियम को छोड़कर बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सब ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर में से। जितना भी नोबेल गैस है कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ना ही इन्फ्लेमेबल होता है, ना ही सपोर्टर होता है कंबशन का, मोनो एटॉमिक होता है, लेकिन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि स्टेबल होता है। नोबेल गैस को लिक्विफाई किया जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं, ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मान सकते हैं सॉल्युबल होगा। लेकिन ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उस तरह से सॉल्युबिलिटी जो होगा वो बढ़ते चल जाएगा। कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होता है सबके कारण। जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हीलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है यदि हम बात करते हैं तो, और इसको सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता ऐसे कूल करके, प्रेशर का भी जरूरत पड़ेगा। नोबेल गैस यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला एयर शिप में यूज करते हैं, बैलून्स में यूज करते हैं क्योंकि हल्का होता है और अनरिएक्टिव होता है हीलियम का। आर्गन का यूज करते हैं हम लोग लाइट बल्ब में क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है फिलामेंट के साथ हाई टेम्परेचर पर भी। नोबेल गैस का और यूज कहाँ किया जाता है, नियॉन लाइट में। यहाँ पे नियॉन जो गैस है उसका यूज करते हैं नोबेल गैस के तौर पर। इस तरह से आपका ये था नोबेल गैस का प्रॉपर्टीज। यदि हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का यूजेस बता रहा है। पीरियोडिक टेबल से नए एलिमेंट को हम आसानी से समझ सकते हैं। एलिमेंट का जो स्टडी है वो आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं कि किस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल है कि नॉन मेटल है, पोजीशन बता सकते हैं, वैलेंसी बता सकते हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो चैप्टर 1 हो चुका है आपका, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 4 हो चुका है, चैप्टर 5 हो चुका है। तो जो डीएनडब्ल्यू स्कूल का जो सिलेबस था फर्स्ट टर्म का वो पूरा खत्म हो चुका है। यदि आप इस चैप्टर को देख रहे हैं और बाकी पिछला 3 नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, आपको खराब लगा तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक राय दे सकते हैं अपना। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।